housing sector has to be declared as a priority sector, and there has to be priority lending from the institutions, from the banks. Then only this will happen. CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू का बड़ा ऐलान। कहा, सरकार के लिए हाउसिंग सेक्टर को प्राथमिकता वाले कर्ज में शामिल करने पर सरकार देगी जोर। सरकार भी चाहती है कि कम हो ब्याज दरें। इस मौके पर आवाज ने जारी किया हाउसिंग सेक्टर के लिए चार्टर। आपके सपनों के आशियाने को हकीकत बनाने वालों को सीएनबीसी आवाज ने किया सम्मानित। गोदरेज प्रॉपर्टीज को मिला मोस्ट रिलायबल बिल्डर का खिताब, तो बिल्डर ऑफ द ईयर खिताब पर प्रेस्टीज ग्रुप ने मारी बाजी। महिंद्रा ग्रुप के अरुण नंदा को मिला लाइफ टाइम अवार्ड। बाजार ने लगाई तेजी की शानदार हैट्रिक। सेंसेक्स 350 पॉइंट उछलकर 27,700 के पार निकला। 1.25% की तेजी के साथ निफ्टी भी 8300 के ऊपर बढ़ा। स्पाइस जेट ने विमानन मंत्रालय को सौंपा रिवाइवल प्लान। पूर्व प्रमोटर अजय सिंह भी वित्त मंत्रालय के अधिकारियों से मिले। 2-3 हफ्ते में लेंगे आखिरी फैसला। 9 जनवरी से उड़ेगी टाटा सिंगापुर की जेवी एयरलाइन विस्तारा। पहली उड़ान में शामिल होने के लिए रतन टाटा को भेजा न्योता। एक और बड़ी राहत की उम्मीद से ज्वेलरी शेयरों में जोरदार चमक। 80-20 स्कीम बंद होने के बाद अब बैंकों को जल्द मिल सकती है गोल्ड लोन देने की छूट। आवाज एक्सक्लूसिव। अटके हुए अहम बिल पास कराने के लिए सरकार बढ़ा सकती है संसद का सत्र। संसदीय कार्य मंत्री ने दिए कल सीसीपीए की बैठक में फैसले के संकेत। टैक्सेशन को सरल करें, टैक्सेशन को ऐसा करें कि एडमिनिस्ट्रेशन एंटरप्रेन्योर का फ्रेंड बन जाए। इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए सुधारना होगा निवेश का माहौल। सीएमआईई के एमडी एंड सीईओ महेश व्यास ने कहा, सरल टैक्स सिस्टम और भरोसेमंद संस्थाओं की सख्त जरूरत। रेलवे के कामकाज में पारदर्शिता के लिए पूर्व सीएजी विनोद राय को बड़ी जिम्मेदारी। रेल मंत्री सुरेश प्रभु की टीम में सलाहकार के तौर पर होंगे शामिल। आवाज एक्सक्लूसिव। और झारखंड और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के कल आएंगे नतीजे। जम्मू कश्मीर में त्रिशंकु विधानसभा तो झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने की उम्मीद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। अभी आपने देखी कुछ बड़ी हेडलाइंस, लेकिन कुछ और भी खबरें हैं जो बना रही हैं सुर्खियां। धर्मांतरण के मुद्दे पर संसद में जारी है गतिरोध। सपा और राजद ने किया वॉकआउट। विपक्ष के हंगामे के बाद स्थगित हुई राज्यसभा। खुद बनाए अपना मोबाइल नंबर। टाटा डोकोमो ने लॉन्च की इनोवेटिव सर्विस। मोटोरोला ने उतारा सेकेंड जनरेशन मोटो एक्स का 32 GB मॉडल। 33,000 रुपए से शुरू होती है फोन की कीमत। सिर्फ फ्लिपकार्ट पर मिलेगा फोन। और आमिर खान की फिल्म पीके हुई हिट। पहले वीकेंड पर कमाए रिकॉर्ड 95 करोड़ रुपए। विदेशों में भी फिल्म को शानदार रिस्पॉन्स। और आज की शाम देश के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बेहद खास रही, और उनके लिए भी जो अपने घर का सपना संजो रहे हैं, क्योंकि आज दिए गए देश के रियलिटी सेक्टर के सबसे प्रतिष्ठित सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड। और आज की शाम रही रियल एस्टेट के उन नामों के नाम जिन्होंने सरकार को साकार किया है आपके अपने घर का सपना। दिल्ली में एक भव्य समारोह में आज 2014 के सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड्स का ऐलान किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय शहरी विकास और आवास मंत्री वेंकैया नायडू, जिन्होंने मंच से ऐलान किया कि सरकार हाउसिंग सेक्टर को प्रायोरिटी लेंडिंग के तहत लाने की कोशिश में है ताकि लोगों के अपने घर का सपना पूरा हो सके। वेंकैया नायडू ने यह भी बताया कि सरकार इस कोशिश में भी लगी है कि कर्ज की दरें कम हो सके। साथ ही बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट्स के लिए जो जगह जगह से मंजूरियां लेनी पड़ती है उन्हें भी कम करने की कोशिश की जा रही है। Challenges are many. We are talking of the smart cities. We are talking of developing 500 cities which have got a population of 1 lakh and above. And then we have a problem of this housing for all. All these things, at least the development of cities will require at least 45 lakh crore of rupees. Where is the money? And you need a huge amount of money for even housing also, providing housing to all. So you need to encourage private investment. The housing sector has to be declared as a priority sector, and there has to be priority lending from the institutions, from the banks. Then only this will happen.
Before coming here, I was impressing upon all the officers who are present in PMO that you need to give some more concessions. What is being offered is not sufficient. You need to FIR, FSI, this is there with the state government, they will do it also. They also have understood about the enormous challenges before them. But at the same time, you need to give certain fiscal incentives, tax concessions for this sector so that more and more investment come into this, and then we'll be able to face this challenge at the earliest. Now every effort is being made, but interest rates cannot be reduced by an executive order. You have to strengthen rupee, you have to strengthen economy, then only Reserve Bank will accept. And you have to control inflation. Fortunately, inflation has come down. Inflation has come down, it will come down further because of the steps that are being taken by the government. So unless the economy becomes strong, bringing down the interest rates is not that much easy, even if the government wishes also. So we are working on that to bring down the interest rates further so that more and more people can take housing loan and then purchase the houses, and then the buoyancy created in the market. With regard to permissions given to people who are the developers, with regard to their approvals and all, it's a big issue. Now people say you have to go to 40 departments, and then that takes a lot of time. So we are slowly working. People are talking about single window. It's not that much easy. It's easy to talk about single window, but you need to take permission from different agencies. And we're in a federal country where you have a central government which makes regulations, you have a state government which also frames rules and regulations, and you also have an urban local body. But my idea is going to Defense Department, going to Civil Aviation Department, going to Environment Department, going to Urban Development Department, going to National Highway Department, going to this department, that department. Lot of time is being taken. So I am now working with other colleagues of mine wherein we'll try to minimize this and then fix certain standards. इस मौके पर सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पगोलिया ने कहा कि सीएनबीसी आवाज हमेशा घर खरीदने वालों की आवाज उठाता है। सीएनबीसी आवाज की तरफ से हम पूरे साल होम बायर की तरफ से खड़े रहते हैं और जो डेवलपर हैं उनके साथ हम लोग उनके तरफ से संवाद करते हैं। हमने सोचा कि एक ऐसा सेक्टर है जहां चैनल को आगे बढ़ करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहां जो नई प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको सम्मानित किया जाए, नवाजा जाए। और आजकल की अच्छी बात यह है कि पिछले बरस के हमारे अवार्ड जो हैं उसमें दूसरे शहरों के, बॉम्बे दिल्ली की बात छोड़ दें, दूसरे शहरों के नए प्लेयर्स को अवार्ड देने में ज्यूरी ज्यादा आगे रहती है। और देश के सबसे प्रतिष्ठित आरआर काबिल सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड 2014 में केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू और शहरी विकास राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो ने देश की रियल एस्टेट से जुड़ी कंपनियों और लोगों को उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। रियल एस्टेट सेक्टर में बड़े योगदान के लिए महिंद्रा ग्रुप के अरुण नंदा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। प्रेस्टीज ग्रुप को मिला बिल्डर ऑफ द ईयर का खिताब, जबकि सबसे भरोसेमंद बिल्डर यानी मोस्ट रिलायबल बिल्डर का अवार्ड जीता गोदरेज प्रॉपर्टीज ने, जबकि सबसे अच्छे शहर का अवार्ड अहमदाबाद को दिया गया। आरएसपी कंसल्टेंट को बेस्ट डिजाइन कंसल्टेंट का अवार्ड मिला। होम लोन के मामले में सर्वोत्तम सेवा के लिए एचडीएफसी को बेस्ट होम लोन प्रोवाइडर का सम्मान दिया गया। और सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड में रियल एस्टेट फंडों को भी सम्मानित किया गया। घरेलू स्तर पर बेस्ट रियल एस्टेट फंड का खिताब एचडीएफसी पीएमएस को दिया गया, जबकि इंटरनेशनल लेवल पर सबसे अच्छे रियल एस्टेट फंड का अवार्ड सन अपोलो इंडिया रियल एस्टेट फंड को मिला। रियल एस्टेट क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के मामले में बेहतरीन योगदान के लिए टाटा हाउसिंग को सम्मानित किया गया। अफोर्डेबल हाउसिंग में बेहतरीन योगदान के लिए वैल्यू एंड बजट हाउसिंग कॉर्पोरेशन को सम्मानित किया गया। नया रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को बेस्ट स्टेट इनिशिएटिव फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग के अवार्ड से सम्मानित किया गया। सीएनबीसी आवाज रियल एस्टेट अवार्ड सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही लोगों को सम्मान नहीं दिया गया, बल्कि शहरी स्तर पर रियल एस्टेट क्षेत्र में शानदार काम करने वाले लोगों को भी अवार्ड्स से नवाजा गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले अरुण नंदा ने इस सम्मान के लिए अपनी टीम का शुक्रिया अदा किया। You know, I am honored to get this award. It's most people who get it are in their 80s, so I think you had a reason or a message for me. But actually, for an accountant to get an award to run an industry is
A credit to the team who helped me get there. Thank you all my colleagues who helped me get this. God bless you all. और एक बार फिर रुख करते हैं दिल्ली का, जहां CNBC आवाज रॉयल एस्टेट अवार्ड दिए जा रहे हैं। विजेता है कासल रॉयल ग्रांटे एबल ग्रुप के अनिरुद्धा दास गुप्ता हमारे बीच है इस अवार्ड को ग्रहण करने के लिए। अगली कैटेगरी कमर्शियल प्रोजेक्ट की, और ये अवार्ड जाता है असेंडाज ITPP। इस सम्मान को लेने के लिए मंच पर आ रहे हैं श्री अभिजीत कुकड़े और श्री अनिर्बान चौधरी जी। कमर्शियल प्रोजेक्ट के बाद अब हम रुक करते हैं बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट की, और पुणे में ये सम्मान जा रहा है सीजन्स मॉल मगरपट्टा को। पुणे के बेस्ट रिटेल प्रोजेक्ट का सम्मान लेने के लिए मंच पर आमंत्रित करूंगी कंपनी के MD श्री सतीश मगर और डायरेक्टर श्री शिरीष मगर जी का। जोरदार तालियां। अब हम एकदम लास्ट कैटेगरी तक पहुंच चुके हैं, और मैं यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगी अपने खास जूरी मेंबर्स को। LIC हाउसिंग फाइनेंस की सुनीता शर्मा जी, जूरी कोऑर्डिनेटर श्री अरविंद रंजन जी, साथ ही पंकज कपूर जी और प्रयाग के CMD श्री वीरेंद्र अग्रवाल जी को ये सभी मंच पर आए। और आलोक जी, आपको धन्यवाद करना चाहूंगी। अशोक जी, आपका भी धन्यवाद। सुप्रियो सर, बस अब ये लास्ट कैटेगरी के अवार्ड्स हैं, आपको हम ऐसे नहीं जाने देंगे सर। थोड़े से अवार्ड्स और बाकी, और इतने दूर दूर से देश भर से डेवलपर्स आए हैं जो आपके साथ ये अवार्ड आपके हाथों से लेना चाहते हैं। अगला पड़ाव देश का तेजी से बढ़ता, यानी हमारी अपनी दिल्ली NCR देश की राजधानी। चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आवाज एट 9 में आगे स्पाइस जेट ने विमानन मंत्रालय को सौंपा रिवाइवल प्लान, और अब बैंकों को जल्द मिल सकती है गोल्ड लोन देने की छूट। देखिए आवाज की सुर्खी खबर इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका एक बार फिर CNBC आवाज की आवाज एट 9 में। चलते हैं सीधे दिल्ली। CNBC आवाज का रियल एस्टेट अवार्ड यहाँ पर जारी है। फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की। थैंक यू सो मच। तो शहरी विकास राज्य मंत्री बाबुल सुप्रियो यहां अवार्ड सेरेमनी को एक सुरीला अंदाज देते हुए आगे बढ़ेंगे। बंद होने के कगार पर खड़ी स्पाइस जेट ने रिवाइवल का प्लान सरकार को सौंप दिया है। विमानन मंत्रालय के सचिव अब इस प्लान पर सभी स्टेक होल्डर के साथ 2-3 दिन में चर्चा करेंगे। स्पाइस जेट ने सरकार को बताया है कि वो लीज पर दिए गए अपने सभी विमान वापस लेगी। इसके अलावा ताजा अपडेट ये है कि स्पाइस जेट के पूर्व प्रमोटर अजय सिंह एयरलाइन में निवेश के लिए अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी यानी PE फर्म से बातचीत कर रहे हैं। इसी खबर पर और डिटेल्स देने के लिए अब हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता सिंधु भट्टाचार्य। सिंधु, स्पाइस जेट के दिन तो फिरते दिख रहे हैं, अजय सिंह भी काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं, क्या डिटेल्स हैं रिवाइवल प्लान को लेकर? तो स्पाइस जेट की
मामले में अभी तक ये साफ नहीं है कि पैसे कब आएंगे और कितने आएंगे। हालांकि फॉर्मर प्रमोटर अजय सिंह ने आज भी यही कहा मंत्रालय में आके कि वो कम से कम 6 प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स से जो यूएस और यूरोप में बेस्ड हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि क्रिसमस की छुट्टियां बीच में पड़ गई हैं तो पैसा आने में, डील पूरी फाइनलाइज होने में थोड़ा वक्त लग रहा है। इसके चलते स्पाइसजेट को थोड़ी मुश्किलात आ सकती है। ऐसा हो सकता है कि दिसंबर 31 की जो डेडलाइन है मंत्रालय ने पहले दी थी, जब कहा गया था कि जो भी इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा बहुत पैसा कम से कम 200 करोड़ के करीब बैंक अकाउंट में डाल दें, जिससे कि उनकी इंटेग्रिटी पे उन पे भरोसा हो जाए। वो होगा कि नहीं अभी तक वो क्लियर नहीं है। अगर वो नहीं होता है तो स्पाइसजेट को फिर से एयरपोर्ट अथॉरिटी और तेल कंपनियों से बात करनी पड़ेगी, उनको कहना पड़ेगा कि उसका पेमेंट प्लान क्या है। लेकिन अगर अगले 2-3 हफ्ते में ये डील हो जाती है तो शायद स्पाइसजेट को आगे मुश्किलें कम हो जाएं। पहले भी स्पाइसजेट ने कहा था कि उसको कम से कम 6, अजय सिंह ने कहा था कि उनको कम से कम 6 हफ्ते लगेंगे, जिसमें कि वो ये बता पाएंगे कि कितना पैसा दे रहे हैं, कौन कौन दे रहे हैं और कब तक दे रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि अजय सिंह अपने बाकी पीई इन्वेस्टर्स के साथ एयरलाइन को कंट्रोल लेना चाहते हैं। हो सकता है कि जो अब के प्रमोटर है मारन फैमिली है, वो बिल्कुल एयरलाइन बेच के निकल जाए या थोड़ा सा स्टेक रखे। लेकिन अगर 31 दिसंबर तक ऑयल कंपनीज को और एयरपोर्ट अथॉरिटी को पैसा नहीं मिला तो स्पाइसजेट जरूर मुश्किल में आ सकती है। जी शुक्रिया। और विस्तारा की पहली उड़ान को रतन टाटा ग्रीन सिग्नल दिखा सकते हैं। विस्तारा के अधिकारियों के मुताबिक टाटा समूह के चेयरमैन एमिरेटस रतन टाटा को भी पहली उड़ान में सवार होने का न्योता भेजा गया है। हालांकि रतन टाटा की तरफ से इस बारे में अभी कोई जवाब नहीं आया है। टाटा सिंगापुर एयरलाइंस का फुल सर्विस कैरियर विस्तारा 9 जनवरी को अपनी पहली उड़ान भरेगी। शुरुआत में विस्तारा दिल्ली मुंबई, दिल्ली अहमदाबाद और अहमदाबाद मुंबई रूट पर उड़ान शुरू करेगी। एयरलाइन के पास फिलहाल 2 एयरबस 320 जहाज है। और विस्तारा के सीईओ पी तेकियो से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारी सहयोगी दीपाली नंदा ने। So Vistara is all set to fly. So how much excited you are? I'm very excited. So is my team. We've been working all these past months to bring about a new flying experience. And I can share with you, I can't even hold back my excitement today. This is the moment all of us have been waiting for. This is the moment all of us have been working very hard for. You have given Fly the new feeling. So what kind of new amenities or services you are going to offer to the flyers? You know, we are introducing a few firsts. One of which is the auto check-in. The other one is the value-based loyalty program. And then there are many more. We are also the first airline in India, Indian carrier, to adopt the technology from a global technology partner called Amadeus. This system will allow Vistara to make available its slew of product and services, its unique product and services across various platforms for our customers to avail themselves of, to enjoy. So you're starting with the 3 routes. So what would be your expansion plan for this? And if we talk about the fare structures, how would you maintain the cost? Like you are offering the new services, if we talk about the meals or others. Well, what you've seen so far, our initial route plan based on a 2 aircraft fleet. And as I shared with all of you, very soon the 3rd, the 4th and the 5th will be joining the fleet. And when the fleet plan grows, you get to see more new destinations, more frequencies. And in terms of cost, yes, we are not disillusioned that the challenges there is in the market. Cost leadership is paramount. I'm glad the cost leadership has been our approach right from the start of this setup. और 80-20 स्कीम बंद करने के बाद सरकार ज्वेलर्स को एक और बड़ी राहत दे सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिले एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जल्द ही बैंकों को पहले की तरह ज्वेलर्स को गोल्ड लोन देने की छूट मिल सकती है। ज्वेलर्स के लिए जल्दी ही एक खुशखबरी आने वाली है। केंद्र सरकार गोल्ड इंपोर्ट के नियमों में और ढील देने की तैयारी कर रही है। इसकी सिफारिश आरबीआई ने की है। सिफारिश के तहत 5 प्रस्ताव आरबीआई ने दिए हैं, जिनमें पहला प्रस्ताव है कि बैंकों को ज्वेलर्स को लोन देने की छूट दी जाए, क्योंकि 80-20 स्कीम खत्म होने के बाद इस रोक का मतलब नहीं बनता। दूसरा प्रस्ताव है कि प्रीमियर और स्टार ट्रेडिंग हाउसेस को गोल्ड इंपोर्ट की छूट मिले। गोल्ड इंपोर्ट की ये छूट फुल पेमेंट के आधार पर होगी। अगला प्रस्ताव है कि बैंकों को कंसाइनमेंट के आधार पर गोल्ड इंपोर्ट की छूट मिले। और अंतिम प्रस्ताव है कि गोल्ड को री एक्सपोर्ट करना जरूरी ना हो।
सूत्रों के मुताबिक 4 दिसंबर को रिजर्व बैंक के अधिकारियों के साथ बैंकों के प्रतिनिधियों की बैठक हो चुकी है। इस बैठक के बाद ही रिजर्व बैंक ने यह प्रस्ताव वित्त मंत्रालय के पास भेजा है। वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलते ही रिजर्व बैंक इस बारे में जरूरी नोटिफिकेशन जारी कर देगा। दरअसल 80-20 स्कीम खत्म करने के बाद इंपोर्ट के दूसरे नियमों को लेकर तमाम उलझनें पैदा हो गई थी। इन्हीं को दूर करने के लिए रिजर्व बैंक ये सफाई देना चाहता है। इसके जरिए गोल्ड इंपोर्ट की शर्तें और आसान हो जाएंगी। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और शेयर बाजार ने लगाई तेजी की हैट्रिक, सेंसेक्स 300 पॉइंट उछला। और बजट को बेहतर बनाने के लिए क्या है CMIE के MD एंड CEO महेश व्यास की बिग बजट आइडियाज, देखिए इस ब्रेक के बाद। शेयर बाजार लगातार 3 दिनों से जबरदस्त जोश में दिख रहे हैं और एक्सपायरी से पहले भी ये जोश कायम है। आज सेंसेक्स ने 325 पॉइंट की छलांग लगाते हुए 27,700 को भी पार कर लिया। निफ्टी भी 1.25% की तेजी के साथ 8300 के पार निकल गया। छोटे मझोले शेयरों में भी रौनक देखी गई। FMCG शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। बाजार की हाइलाइट्स बता रहे हैं CNBC आवाज के मार्केट्स एडिटर अनिल सिंघवी। दुनिया भर के बाजारों से बेहतरीन संकेतों के चलते भारतीय बाजारों में एक्सपायरी के हफ्ते की शुरुआत काफी दमदार की। शुरुआत हमने पॉजिटिव की और उसके बाद फर्स्ट हाफ बाजारों ने काफी स्टेबल दिखाया, बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार होते हुए दिखा। लेकिन सेकंड हाफ में जो बेहतरीन रिकवरी आती दिखी, उसकी पूरी क्रेडिट जाती है यूरोप के बाजारों में मजबूत ओपनिंग को और साथ ही डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इससे बाजारों में जोश बढ़ता हुआ दिखा और ये लगा कि ग्लोबल मार्केट अब स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह भी थी कि पिछले 2 दिनों से बाजार बढ़ जरूर रहे थे, लेकिन अब भी FIs की तरफ से काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग होनी बाकी थी। एक्सपायरी के हफ्ते में शॉर्ट कवरिंग का सहारा आते हुए दिखा। न सिर्फ दिग्गज चढ़े बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी बेहतरीन तेजी का माहौल देखने को मिला और निफ्टी 8300 के पार दिन के हाई पॉइंट पर जाकर बंद होने में कामयाब रहा। और वैसा ही रुझान आपने निफ्टी के अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी देखा। आज की तेजी को लीड करने का काम किया बाजार के दिग्गजों ने, जहां पर एक अच्छी तेजी देखने को मिली। और आप देख सकते हैं ऑयल एंड गैस स्पेस के दिग्गज ONGC, गेल, केन, चेन्नई पेट्रो जैसे शेयरों में शानदार खरीदारी लौटती हुई नजर आई। इसके अलावा FMCG स्टॉक्स भी काफी पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। लीवर और ITC ने इसे लीड करने का काम किया। प्राइवेट बैंक्स, HDFC बैंक जहां पर FIPB की तरफ से यहां पर मंजूरी मिली 10,000 करोड़ के इश्यू को और उसके बाद इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनती हुई दिखी। वहीं PSU बैंक्स भी पीछे नहीं थे। SBI, BOB जैसे शेयरों में बड़ा उछाल दिखा। ऑटो शेयरों में आखिरी 1-1.5 घंटे में बेहतरीन खरीदारी लौटती हुई दिखी। खासतौर से महिंद्रा और टाटा मोटर्स अच्छी मजबूती के साथ बंद हुए। मारुति, हीरो भी तेजी के साथ ही बंद होने में कामयाब रहे। PSU बैंक्स के अलावा PSU कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिली। निफ्टी के 3 PSU स्टॉक्स कोल इंडिया, NMDC, वेल जैसे शेयरों में 2 से 4% तक की तेजी बनी हुई। पावर शेयरों में भी NTPC, टाटा पावर जैसे दिग्गजों में अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। सीमेंट शेयरों में अंबुजा, ग्रासिम ने आज तेजी को लीड करने का काम किया। वहीं टायर स्टॉक्स में इस खबर के दम पर कि शायद रबर के दाम इन्हें बढ़ सकते हैं या फिर इन्हें महंगे दामों पर खरीदना पड़ सकता है। इसके बाद यहां पर प्रॉफिट बुकिंग आती हुई नजर आई। खबरों के दम पर एक्शन दिखा। स्पाइसजेट उड़ाने रेगुलर होने की खबरों के चलते स्टॉक फिर से आज 18% ऊपर था। BF यूटिलिटी यहां पर इनके प्रोजेक्ट्स को लेकर एक परमिशन आती हुई, अप्रूवल आती हुई दिखी। उसके बाद 20% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिखा। आर सिस्टम्स ने 100 रुपए तक के बायबैक की घोषणा की। IVR सेल को एक बड़ा ऑर्डर मिला। सूर्य रोशनी, यहाँ पर दिल्ली में अब LED लाइट्स का उपयोग किया जा रहा है पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। उसके बाद स्टॉक में 10% की तेजी बनी। वीडियोकॉन ने कुछ स्टॉक्स अपने अलॉट किए हैं GDR में। ऑटो लाइन इंडस्ट्री के लिए भी पॉजिटिव खबरें आती हुई दिखी। स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखी। जिंदाल फोटो में लगातार तेजी का रुझान बरकरार है। इलेक्ट्रो स्टील कास्ट में यहाँ पर कुछ CBI के छापों की खबर के चलते स्टॉक में 12% का नुकसान आते हुए दिखा। लेकिन इनके अलावा कुछ बड़े एक्शन होते हुए दिखे। फंड्स के एक्शन के लिहाज से NCC लिमिटेड, रेडिको खेतान, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, ये सारे स्टॉक्स फ्राइडे को बड़े एक्शन दिखाते हुए नजर आए थे। और क्रॉम्पटन में भी आज 1% से ज्यादा हिस्सेदारी बदलती हुई दिखी। ये स्टॉक सारे एक्शन में वॉल्यूम के लिहाज से थे। निफ्टी में चढ़ने वाले शेयरों में JSPL ने 6.5% की बड़ी छलांग लगाई। HDFC, लुपिन, भारती जैसे शेयर भी आज अच्छी खासी मजबूती के साथ बंद हुए। और कोटक इंस्टीट्यूशनल के संदीप भाटिया का मानना है कि बजट से पहले बाजार नई ऊंचाई छुएगा। Fresh highs can happen around the budget. Maybe most likely it will happen before the budget and after the budget, because market always runs ahead of itself and continues to build expectations to an extent at which finally not all these expectations eventually come through immediately.
और बजट पर बिग आइडियाज की हमारी पेशकश का सिलसिला जारी है। आज की कड़ी में हमारे संपादक संजय पोगलिया ने CMIE के MD एंड CEO महेश व्यास से बात की। व्यास ने इकोनॉमी को पटरी पर लाने के लिए टैक्स सिस्टम को सरल बनाने, निवेश के माहौल में सुधार लाने और संस्थाओं को भरोसेमंद बनाने की मांग की है। हमारी खास सीरीज बिग आइडियाज में रोजाना मार्केट, इंडस्ट्री और इकोनॉमी के दिग्गज जेटली की बजट टीम को देते हैं लीक से हटकर कुछ बड़े आइडियाज। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को दोबारा स्ट्रेंथन किया जाए। पार्टली ये रहेगा पब्लिक इन्वेस्टमेंट से, और पब्लिक इन्वेस्टमेंट हैज टू बी इमेजिनेटिव। तो इसके लिए नए इंस्ट्रूमेंट, नए तरीके, क्रिएटिविटी सोचना जरूरी है। बहुत जरूरी। लॉन्ग टर्म बॉन्ड लाना हो, सोवरेन बॉन्ड लाना हो, गोल्ड बॉन्ड लाना हो, सब सोचिए। लेकिन केवल फाइनेंशियल थिंकिंग नहीं जरूरी है। मेरे ख्याल से हमने पिछले 15-20 साल में सिर्फ इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियल तरीके से देखा है। आप पुराने इन्वेस्टमेंट्स देखिए। कोंकण रेलवे जो बना वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के कारण कभी नहीं रुका। बड़ी चीज थी, जॉर्ज फर्नांडिस ने और मधु दंडोते वगैरह ने वो कोंकण रेलवे को इमेजिन किया। जी। इंदिरा गांधी कनाल ने इमेजिन किया कि राजस्थान के डेजर्ट्स को हम हरा कैसे कर दें। दिस बिग थिंकिंग जो है, तो स्मार्ट सिटीज, DMIC, रेलवे कॉरिडोर, सागरमाला शायद उसी के हिस्सा है। बहुत ज्यादा है। 1-2 ले लें और उस पर सही ढंग से अमल करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सलाह है कि आप बहुत ज्यादा स्कीमों पर लगेंगे तो स्प्रेडिंग टू थिन इज नॉट अ गुड आइडिया। सबको 100-100 करोड़ देने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है कि 1-2 बड़े प्रोजेक्ट्स देखें जिससे बहुत बड़ा फर्क पड़े। ये एक बात हुई। दूसरी बात है कि टैक्सेशन को सरल करें। टैक्सेशन को ऐसा करें कि एडमिनिस्ट्रेशन एंटरप्रेन्योर का फ्रेंड बन जाए। और वही गुजरात का किस्सा है, उसको लेकर के आप चले। जैसे IAS ऑफिसर्स वहां पर फ्रेंड्स बने थे, वैसे ही टैक्स ऑफिसर्स अगर फ्रेंड्स बन जाए तो बड़ी फर्क पड़ जाए। और तीसरा है इंस्टीट्यूशन में कॉन्फिडेंस बढ़ाएं। और CMIE के MD और CEO महेश व्यास के साथ ये पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 10 बजे सिर्फ CNBC की आवाज पर। और बजट पर हमारी इस खास पेशकश में बुधवार को सुबह 9:30 बजे चर्चा होगी इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चोखानी के साथ, जो बताएंगे कि वित्त मंत्री के बजट को बेहतर बनाने के लिए क्या है उनके बिग आइडिया। और रेलवे के कामकाज में पारदर्शिता के लिए पूर्व CAG विनोद राय को बनाया गया सलाहकार। और रघुराम राजन को आखिर क्यों कहना पड़ा कि रिजर्व बैंक की ऑटोनॉमी से नहीं होगा कोई समझौता, देखिए इसके बाद। और हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि रेलवे में पारदर्शिता लाने के लिए विनोद राय रेल मंत्रालय में सलाहकार नियुक्त किए जाएंगे। विनोद राय पूर्व CAG है। इस रेलवे में बड़े बदलाव की दिशा में कदम माना जा रहा है। विनोद राय रेलवे के कामकाज में पारदर्शिता पर सुझाव देंगे। इससे पहले दिल्ली मेट्रो को साकार रूप देने वाले हैं श्रीधरन को भी एग्जीक्यूशन के लिए रेल मंत्री ने अपनी टीम में शामिल किया था। वैसे रेल मंत्री सुरेश प्रभु रेलवे में बड़े बदलावों की शुरुआत कर चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रेलवे में भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, साथ ही टेंडरिंग की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जाएगी। और रिजर्व बैंक के गवर्नर ने बहुत ही बोल्ड बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ना तो वो सुपरमैन है और ना ही जेम्स बॉन्ड, लेकिन वो एक ऐसे रेंजर हैं जो ब्याज दरों में कटौती और RBI को कमजोर करने वाली बीमार मानसिकता से अकेले लड़ रहा है। राजन का यह बयान उस वक्त आया है जब सरकार और इंडस्ट्री उन पर दरें काम करने का दबाव बढ़ा रही हैं। आखिर राजन की ये तल्खी किस वजह से है, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या। प्रदीप, RBI गवर्नर का काफी बोल्ड बयान आया है इस वक्त, क्या कहना चाह रहे हैं वो? देखिए, शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि RBI और वित्त मंत्रालय काफी मिलजुल कर काम करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन हाल की पॉलिसी के दौरान हमने देखा कि वित्त मंत्री ने ब्याज दरें घटाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने कुछ बयान दिए, उम्मीद जताई कि RBI रेट कट करेगा। हालांकि रघुराम राजन ने रेट कट किए नहीं, तो जो RBI की स्वायत्तता वो मानते हैं उस पर एक शायद कुछ दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। सबसे जो तल्ख बयान उन्होंने अब तक दिया है वो FSLRC के मामले में है, जहां FSLRC ने ये कहा है कि सेबी, IRDA, PFRDA
ऐसे सारे रेगुलेटर्स को मिला के और उसके साथ ही आरबीआई का भी जो रेगुलेटरी फंक्शन है उसको जोड़कर एक सुपर रेगुलेटर बनाना चाहिए और आरबीआई को केवल मॉनेटरी पॉलिसी बनाने यानी ब्याज दरें तय करने का काम दिया जाना चाहिए। तो वो इसके भी खिलाफ हैं। इन्होंने एक शीजोफ्रेनिक मूव बताया था। अगर हम इसको बिल्कुल शब्दशः ट्रांसलेट करें तो पागलपन होता है शीजोफ्रेनिया का मतलब। तो उन्हें लगता है कि ऐसा मूव काफी ज्यादा गलत होगा। इस मुद्दे पर भी रघुराम राजन काफी चाहते हैं कि आरबीआई की जो स्वायत्तता है, जो उनकी अथॉरिटी है, उस पर कोई दबाव ना पड़े। रुपए को लेकर भी इन दिनों हमने वाणिज्य सचिव को सुना कि वो 61-62 के आसपास रुपए की वकालत कर रहे हैं और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि मोदी सरकार एक मजबूत रुपए के पक्ष में है। लेकिन आरबीआई का ये मानना है कि रुपए को एक डायरेक्शन देने का काम आरबीआई का नहीं है। बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिले तब आरबीआई दखल देता है, लेकिन रुपए को कमजोर या मजबूत करने की या कोई दाम तय करने की कोशिश आरबीआई नहीं करता। तो यहां भी ऐसा लगता है कि कुछ डिफरेंसेस देखे जा रहे हैं। हाल ही में मेक इन इंडिया के मामले में भी रघुराम राजन ने कहा कि मेक फॉर इंडिया होना चाहिए, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। जो चाइना का मॉडल था वो दोहराना हमारे लिए मुश्किल होगा। तो यहां भी उन्होंने साफ तौर पे आकर के एक डिफरेंस दिखाया है, एक अलग व्यू देने की कोशिश की है। तो इन सारे ही मामलों में ऐसा लगता है कि फिलहाल सरकार और रघुराम राजन की जो विचारधारा है, आरबीआई की जो विचारधारा है, उसमें कुछ फर्क आता हुआ दिख रहा है। जी शुक्रिया प्रदीप। हालांकि सिटी ग्रुप की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। भारत अब भी अमेरिकी निवेशकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन बना हुआ है। सिटी ग्रुप ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसके पीछे प्रधानमंत्री मोदी, रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन और गिरते कच्चे तेल की तिकड़ी का हाथ है। सिटी ने प्रधानमंत्री मोदी को बिजनेस फ्रेंडली और रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन को प्रोएक्टिव बताया है। सिटी के मुताबिक भारत कच्चे तेल का नेट इंपोर्टर है, लिहाजा कीमतों में भारी गिरावट से इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हो रहे हैं। साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार पर भी कम असर पड़ रहा है। और क्या जरूरी बिल पास कराने के लिए सरकार बढ़ाएगी संसद का सत्र? और मोदी सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर फिर जुटा जनता परिवार। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। सरकार संसद के मौजूदा सत्र की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने इस बात के संकेत दिए। उन्होंने बताया कि कल इस बारे में कैबिनेट कमेटी फैसला करेगी। राज्यसभा की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे की वजह से सामान्य रूप से नहीं चल पाई है और इस वजह से कई अहम बिल संसद में पारित नहीं हो पाए हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने उम्मीद जताई है कि विपक्ष इस मामले में सरकार का सहयोग करेगा। We want the bills to be passed. That is our priority. We hope that the opposition will rise. Let us see whether the opposition want the progress of the country or they want to obstruct the laws. और मोदी सरकार के विरोध के लिए एकजुट हुए जनता परिवार ने आज सरकार पर जमकर हमला बोला। जंतर मंतर पर धरना कर मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार आदि नेताओं ने सरकार को काले धन के मुद्दे पर आड़े हाथ लिया। इसके अलावा इन नेताओं ने संघ से जुड़े संगठनों द्वारा कराए गए धर्मांतरण पर भी सरकार को घेरा। पूर्व जनता दल से जुड़े 6 दलों ने केंद्र की सरकार के खिलाफ एक साथ आने का फैसला किया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और जेडीयू नेता नीतीश कुमार ने कहा कि हम सब लोगों ने एक साथ आकर बीजेपी सरकार के सामने मजबूत विपक्ष और ताकतवर विकल्प खड़ा करने का फैसला किया है। वहीं मुलायम सिंह यादव ने जनता को आगाह किया कि आगरा के बाद ये हर जगह इस तरह की घर वापसी में लगे हैं। और झारखंड और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आएंगे। चुनावों के सबसे तेज और सटीक नतीजे आप देख सकते हैं सीएनबीसी आवाज पर। 5 चरणों में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के बाद सबकी निगाहें चुनाव के नतीजों पर हैं। जम्मू कश्मीर में 87 सीटों और झारखंड की 81 सीटों के नतीजे आने हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पीडीपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है, लेकिन विधानसभा त्रिशंकु रहने के आसार है, जबकि झारखंड में एक बार फिर मोदी मैजिक चल सकता है।
और सर्दी में राजधानी दिल्ली ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां सोमवार को मौसम का अब तक सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। सोमवार सुबह सफदरजंग एयरपोर्ट का पारा 4.2 डिग्री तक गिर गया। तापमान कम होने के साथ ही दिल्ली में कोहरे की भी घनी चादर छाई रही। कई जगह तो विजिबिलिटी भी घटकर सिर्फ 50 मीटर तक रह गई, जिसकी वजह से लोगों को गाड़ी चलाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। घने कोहरे का सीधा असर ट्रेनों की आवाजाही पर भी पड़ा। बहुत ज्यादा कोहरे के कारण कई ट्रेनें लेट हो गईं। दिल्ली से चलने वाली तो ज्यादातर ट्रेन लेट हो गई हैं। कई तो ऐसी ट्रेनें हैं जो 10 घंटे तक की देरी से भी चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ठंड से लोगों का बुरा हाल है। मनाली में तापमान -2 डिग्री रहा, वहीं कुल्लू में तापमान 1 डिग्री है। मौसम विभाग ने ये भी चेतावनी दी है कि पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी हो सकती है। और ब्रेक के बाद बताएंगे कैसे आप खुद बना सकते हैं अपना मोबाइल नंबर। और आगे आपको ये भी बताएंगे कि कैसा है नया मोटोरोला का 2nd जनरेशन मोटो एक्स। उस वक्त जब देश में ब्याज दरें घटने का माहौल बन रहा है, देश की सबसे बड़ी हाउसिंग लोन देने वाली कंपनी HDFC ने फिक्स रेट वाली होम लोन स्कीम उतार दी है। HDFC ट्रू फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होम लोन स्कीम दोबारा शुरू कर दी है। इस स्कीम में होम लोन ग्राहक 2 से 10 साल के लिए ब्याज दर को फिक्स रख सकता है और उसके बाद लोन अपने आप फ्लोटिंग रेट पर चला जाएगा। ये ऑप्शन उन लोगों के लिए है जो कर्ज की दरों में उतार चढ़ाव नहीं चाहते हैं। 2 और 3 साल के ऑप्शन में ब्याज दर 10.15% और 10.35% होगी, जबकि 10 साल के लिए यह 10.25 से 10.5% के बीच होगी। और HDFC बैंक की फिक्स्ड होम लोन स्कीम सिर्फ 22 दिसंबर से 31 जनवरी के बीच अर्जी देने वाले ग्राहकों को ही मिलेगी। लेकिन इस स्कीम में अपने कर्ज की दर लॉक करने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि महंगाई दर काफी हद तक काबू में आ चुकी है और ब्याज दरें घटने की चर्चा जोर पकड़ रही है। ऐसे में फिक्स रेट वाला होम लोन लेकर आप फंस सकते हैं। और टाटा ने अपनी नई हैचबैक कार बोल्ट की ऑनलाइन बुकिंग शुरू कर दी है। आप bookonline.tatamotor.com पर जाकर बोल्ट बुक कर सकते हैं। बुकिंग के लिए आपको 11,000 रुपए जमा कराने होंगे। अपनी नई एंट्री लेवल सेडान जेस्ट को मिले अच्छे रिस्पांस से कंपनी काफी उत्साहित है। बोल्ट जेस्ट का ही हैचबैक वर्जन है। ये कार इंडिका विस्टा की जगह लेगी। बोल्ट में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन वेरिएंट है। बोल्ट के पेट्रोल वेरिएंट में 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन है जो 90 PS पावर देता है और ये 17 किलोमीटर माइलेज देती है। वहीं डीजल वेरिएंट में 1.3 लीटर इंजन है जो 90 PS पावर देता है। डीजल वाली बोल्ट की माइलेज 23 किलोमीटर प्रति लीटर है। बोल्ट में 3 ड्राइविंग मोड हैं, सिटी, इको और स्पोर्ट दिए गए हैं। बोल्ट इस सेगमेंट की हिट कारें जैसे मारुति स्विफ्ट, Hyundai i20 और Volkswagen पोलो को टक्कर देगी। और अब आप मनचाहा मोबाइल नंबर भी चुन सकेंगे। टाटा डोकोमो ने अपने हिसाब से मोबाइल नंबर चुनने की सर्विस शुरू की है। कंपनी के मुताबिक ग्राहक उसके ब्रांड स्टोर में जाकर अपने जन्मदिन, पसंदीदा नंबर या आसानी से याद रहने वाले नंबर चुन सकेंगे। देश में पहली बार किसी कंपनी ने ग्राहकों को अपने हिसाब से मोबाइल नंबर चुनने का मौका दिया है। टाटा डोकोमो देश के 19 सर्किलों में मोबाइल सेवाएं देती है। और मोटोरोला ने आज 2nd जनरेशन मोटो एक्स का 32 GB मॉडल उतार दिया है, जिसकी कीमत शुरू होती है 33,000 रुपए से। वहीं अगर आपको थोड़ा बेहतर लुक चाहिए तो वुड फिनिश और लेदर बैक पैनल मॉडल ले सकते हैं, जिसके लिए आपको चुकाने होंगे 35,000 रुपए। मोटो एक्स 2nd जनरेशन में 5.2 इंच का HD AMOLED डिस्प्ले है। साथ ही पावरफुल प्रोसेसिंग के लिए इसमें 2.5 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 13 मेगापिक्सल कैमरा है। नया मोटो एक्स आज रात से फ्लिपकार्ट पर बिकेगा और उसकी टक्कर होगी HTC One E8 और गूगल Nexus 5 से। और आमिर खान की नई फिल्म पीके बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म को रिलीज हुए सिर्फ 3 दिन ही हुए, लेकिन कंपनी ने 95 करोड़ रुपए कमाई कर ली है। फिल्म की ओवरसीज कमाई को भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा 140 करोड़ रुपए के भी पार निकल गया है। पीके ने शुक्रवार को 26.5 करोड़ रुपए कमाए थे, जबकि शनिवार को इसकी कमाई करीब 30 करोड़ रुपए रही। वहीं रविवार को ये करीब 30% और बढ़कर 38 करोड़ रुपए पर पहुंच गई। अरे पहचाने नहीं काम का है? हम पीके हूँ पीके। नमूना समझते हो ना? सैंपल। आवाज at 9 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।